Assalamu alaikum students, welcome to my channel Mosma Batul. Today's video is based on very important topic because today I'm going to tell some important rules about correction because this question of correction rules is a part of BA paper, BSc paper or any other competitive exams. So this is very important topic to be discussed. So students, first of all, a small request that ignore my bad writing because it's too rough. अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था, अदरवाइज मैं आपको ये बोर्ड पे करवा देती. मैंने ये थोड़े से रूल्स लिखे हैं, which are maximum 20 rules. So these rules are very important for your coming exam. तो अगर आप ये रूल्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आई होप कि आपके पेपर में आने वाले मोस्टली स्टेटमेंट्स इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व होने वाली होंगी. सो here are 20 rules for corrections. First rule is if you have each, every plus end. each के साथ भी end और every के साथ भी end हो तो आपके सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा. ठीक है, सेंटेंस विल बी लाइक दिस. फॉर एग्जांपल लुक एट दिस सेंटेंस, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल आर प्रेजेंट इन क्लास. यहाँ पे ईच एंड एवरी दोनों के दरमियान में एंड आया हुआ है और ये ईच और एवरी आया हुआ है. तो हमने रूल क्या पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, यहाँ पे ईच और एवरी आ गया तो इट्स मीन यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा. सो हेल्पिंग वर्ब विल बी इज नॉट आर. सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस नाउ, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन क्लास. नेक्स्ट रूल, इफ वी हैव नॉट ओनली इन सेंटेंस सो इन सेकेंड सेंटेंस वी यूज बट आल्सो. अगर सेंटेंस के अंदर नॉट ओनली आ जाए तो हमने सेकंड सेंटेंस में यानी कि सेकंड जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसके अंदर वी यूज बट आल्सो. ओके, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग. दिस इज द सेंटेंस एज एन एग्जांपल. सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग. ठीक है, तो आल्सो विल बी देयर. थर्ड रूल इज इफ वी हैव देन एनी इन सेंटेंस सो वी यूज अदर आफ्टर एनी. अगर सेंटेंस के अंदर वी हैव देन एनी सो सेंटेंस में एनी के बाद हम क्या लगाएंगे, अदर. ओके, सो एग्जांपल देखें, शी इज इंटेलिजेंट देन एनी इन द क्लास. तो यहाँ पर अदर आएगा, वो क्लास में सबसे ज्यादा ज़हीन. सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस, शी इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर इन द क्लास. नेक्स्ट रूल इज use of with or as well as in the sentence. If we have with or as well as in the sentence we use singular helping verb. मैं जो बोल रही हूँ उसको जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको एटलीस्ट रूल समझ में आ जाए. The teacher as well as the students are excited for trip. So what's the mistake in the sentence? This is the mistake. There should be is not are. Okay, what I said, if we have with or as well as, तो हमने विद और एज वेल एज के बिफोर आने वाला जो सब्जेक्ट है हमने उसको देखना है. ठीक है, इसको देखना है. तो ये सिंगुलर है, सो हेल्पिंग वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर. और यहाँ पर देखें सेकंड एग्जांपल में विद के साथ एग्जांपल मैंने लिखी है, द केक विद इट्स डेकोरेशन लुक ब्यूटीफुल. सो विद देखें, विद के बिफोर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल आल्सो सिंगुलर बिकॉज दिस इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो वी यूज देयर एस. द केक विद इट्स डेकोरेशन लुक्स ब्यूटीफुल. ओके, सो हमने क्या देखना है, विद और एज वेल एज के बिफोर जो सब्जेक्ट आ रहा है आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. इफ इट इज सिंगुलर सो हेल्पिंग वर्ब विल आल्सो बी सिंगुलर, अदरवाइज प्लूरल. ओके, नेक्स्ट रूल इज इफ देयर टू सब्जेक्ट्स कंबाइंड विद एंड. अगर दो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इन एनी सेंटेंस एंड दीज टू वर्ड्स आर कंबाइंड विद एंड जो कि कंजक्शन है तो वहां पर क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा बिकॉज दिस सेंटेंस इज मेकिंग सेंस ऑफ प्लूरलिटी. तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लूरल. ही एंड हिज ब्रदर, यहाँ पे दो बंदों की बात हो रही है, जो भी अभी काम नेक्स्ट आ रहा है वो इन दो बंदों ने किया. ही एंड हिज ब्रदर, वो और उसका भाई, हैज कंप्लीटेड देयर टास्क. अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं एंड दे आर कंबाइंड विद एंड तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा हुआ है, सो इट्स मीन दिस इज द मिस्टेक. तो यहाँ पे हमने हैव लगाना है. हैज का प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैव होगा. ओके, ही एंड हिज ब्रदर. नेक्स्ट रूल है दो और although. If we have these words in our sentences, दो और although, so don't use but in the second sentence. हमने second sentence में second clause के अंदर but use नहीं करना, we use yet, not but. Okay, yet use करेंगे. Though she is ill, but she came to school. अब यहाँ पर क्या आएगा, though she is ill, अगरचे वो बीमार थी, but नहीं use करना, don't use but, we will use yet. So this is the mistake. हमने यहाँ पे क्या use किया, yet use किया. Okay, y will be small. Though she is ill, yet she came to school. Next rule is as if. If we have as if in the sentence, helping verb will be always were. कोई भी हेल्पिंग वर्ब है अगर हमने सेंटेंस में फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट जो सेंटेंस का पार्ट है उसके अंदर एज इफ कंबाइंडली आ गया है तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब होगा चाहे कोई सा भी हो हमने उसको करेक्ट करके वर्ड लिख देना है, WERE वर्ड. ओके, ही पनिश्ड मी ऑलवेज एज इफ आई वर ओनली क्रिमिनल. मैंने सेंटेंस लिख दिया है करेक्शन के साथ. दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. यहाँ पे मैंने आई वर्ड लगाया हुआ ऑलरेडी. यहाँ पे अगर एम होता आई एम ओनली क्रिमिनल तो आपने वर्ड लगा देना. ठीक है, ही पनिश्ड मी ऑलवेज इफ आई वर ओनली क्रिमिनल. ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई एम हिज ब्रदर. अक्सर हम एक सेंटेंस यूज करते हैं व्हेन समवन इज डिक्टेटिंग अस फॉर नो रीजन, तो हम यूज करते हैं कि ये ऑर्डर तो हमें ऐसे कर रहा है जैसे हम इसके गुलाम हैं या इसने हमें खरीदा हुआ है. तो इस तरह से हम जो वर्डिंग है ना वो यूज करते हैं. सो देयर वी यूज एज इफ. ओके, ही ऑर्डर्स मी एज इफ. दिस इज द मिस्टेक, एम नहीं आएगा, वर आएगा. ओके,
और जब आई आता है तो इस तरह से लिख देते हैं, ही ऑर्डर्स मी एज इफ आई वर हिज ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई डाइंग कंसेप्ट मौजूद है, किसी की मौत के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसकी जो मौत की रीजंस है, अगर वो बीमारी है तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, डाइड ऑफ। डाइंग ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीज, अगर कोई बीमारी से मरा है तो वी विल यूज डाइड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, हिज ग्रैंडमदर डाइड ऑफ कैंसर, सो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे डाइड विद हुआ तो या कुछ भी हो तो आपने डाइड ऑफ लिखना है, मस्ट रिमेंबर इट। इफ डाइंग ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीज होगा तो हमने डाइड के साथ ऑफ लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस, if we have until or unless in the sentence, so don't use not, because until or unless is basically used for negative sense in the sentence, so don't use not. So example sentence, until he does not work hard he cannot pass। यहाँ पे देखें until use हो चुका है, so don't use not, नॉट हमने काट देना है। तो until he does work hard, जब तक वो मेहनत नहीं करता, he cannot pass, वो पास नहीं हो सकता। 10th नंबर पर करेक्शन का रूल, अगर हमारे सेंटेंस में बोथ और एज वेल एज दोनों एक ही सेंटेंस में आ गए तो हमने दोनों में से कोई एक लिखना है। एक ही सेंटेंस के अंदर हम ये दोनों वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज बोथ एंड एज वेल एज इन द सेम सेंटेंस, सो वी यूज एनी वन ऑफ दीज। ओके, डोंट यूज बोथ एंड एज वेल एज इन द सेम सेंटेंस। ही इज बोथ एक्टर एंड सिंगर। सेकंड सेंटेंस देखें, ही इज बोथ एक्टर एज वेल एज सिंगर। विच वन ऑफ दीज इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर बोथ आया है, एज वेल एज नहीं। अगर यहाँ पर ही इज बोथ एक्टर एज वेल एज सिंगर तो दिस विल रॉन्ग। ये सेंटेंस ठीक है, ही इज बोथ एक्टर एंड सिंगर। यहाँ पे एक्टर एंड सिंगर को बोथ ने शो कर दिया। अगर हम जस्ट एज वेल एज लिखते थे सो इस तरह से होता, ही इज एक्टर एज वेल एज सिंगर। ठीक है, या बोथ लिखते हैं या एज वेल एज लिखते हैं। नेक्स्ट करेक्शन के रूल में, यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ऑल प्रोनाउंस आफ्टर यूजिंग बिटवीन और लेट। इफ वी हैव बिटवीन और लेट इन अ सेंटेंस, सो हमारा जो प्रोनाउंस होंगे ना उनका ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। ओके, जहाँ पे भी प्रोनाउन यूज हो रहे हैं बिटवीन और लेट के बाद, आफ्टर यूजिंग बिटवीन और लेट, देन वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दैट। ओके, लेट ही एंड आई go to the school, wherever we use between or let, so we will use objective case of pronouns after using between or let। तो यहाँ पे let स्टार्टिंग में है, तो let के बाद आने वाले आफ्टर यूजिंग बिटवीन और let है, तो let के बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे। सो let he and I, he और I नहीं आएगा, he का ऑब्जेक्टिव केस him and I का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, me। let him and me go to the school, this will be the right sentence। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, he distributed these things between she and I। so बिटवीन के बाद आने वाले प्रोनाउंस कौन से हैं, शी एंड आई। आफ्टर बिटवीन देयर इज शी, सो शी विल बी कन्वर्टेड इनटू हर, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि हमने बिटवीन और लेट के बाद आने वाले जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है। तो शी का जो कन्वर्जन होगा वो इनटू हर होगा, बिकॉज हर इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ शी एंड आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में। नेक्स्ट रूल जो करेक्शन का है, यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर एज और देन इन सेंटेंस। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट रूल है। इन द अबव रूल वी कम टू नो दैट वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर यूजिंग बिटवीन और लेट, लेकिन इस रूल के अंदर वी विल यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर यूजिंग एज और देन इन सेंटेंस। जहाँ पर भी एज और देन आ जाएगा उस सेंटेंस में हमने सब्जेक्टिव केस यूज करना है, नॉट ऑब्जेक्टिव केस। लाइक दिस एग्जाम्पल, ही इज टॉलर देन हिम। सो यहाँ पर देन आया हुआ है, एज और देन जहाँ पर भी आएगा सब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो देन के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है ही का, तो हमने इसको करेक्ट करना है। वी विल राइट देयर ही, सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस, ही इज टॉलर देन ही, और इसका नाम लिख सकते हैं या यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 पर्सन्स नॉट 1 पर्सन। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन हो सकती है कि यहाँ पे भी ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी ही, तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं या समथिंग एल्स यू वांट टू राइट देयर। यहाँ पे आपने हिम नहीं लिखना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा ही। So this is person 1 and this is person 2, which about we are talking. So next rule of the correction, which is also most important, यहाँ पे ना insist word है। If we have word insist in our sentence and we are required to use any preposition, so on preposition is the right preposition with the insist। और on के साथ हमने verb की fourth form use करनी है, means first form plus ing। तो example देखते हैं इसकी, she insisted me to come। This is the wrong example। इसका करेक्शन क्या होगा, शी इंसिस्टेड मी ऑन, यहाँ पे हमने ऑन प्रपोजिशन यूज किया एंड देन कम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया। नो मैटर्स कि यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, मींस कि यहाँ पे पास्ट की फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पे हमने फोर्थ फॉर्म यूज क्यों किया। जहाँ पर भी ये पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, यहाँ पे अगर बात हो रही है इंसिस्टेड ऑन, देन आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। जहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, विच, व्हाट, हुज, यानी कि जो W से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज करना है वो हेल्पिंग वर्ब, वो उसके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होगा जो हेल्पिंग वर्ब होगा। लाइक दिस, इट इज आई हु इज टू ब्लेम। हमने क्या कहा कि हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। सो देखें जरा, क्या ये जो इज है ये आई के अकॉर्डिंग है हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ये गलत है। आई के साथ इज नहीं लगता, आई के साथ तो एम लगता है, तो एम विल बी द राइट हेल्पिंग वर्ब फॉर दिस सेंटेंस, बिकॉज हमने रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक है, जहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उससे बिफोर आने वाला जो प्रोनाउन है
उस प्रोनाउन के मुताबिक हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो इट इज आई हु एम टू ब्लेम। नेक्स्ट, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है ये कि जब भी हम 3 पर्सन यूज़ कर रहे होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक ही सेंटेंस के अंदर हम किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हमने कोई अच्छाई या बुराई बयान करनी है, तो उसका एक रूल है कि जब तीनों पर्सन्स डिफाइन करने हैं अपने एक सेंटेंस में, सो यू शुड कीप 2 थिंग्स इन योर माइंड दैट इफ यू आर टॉकिंग गुड डिस्क्रिप्शन, सो यू विल यूज firstly second person, then third person, then first person. If you are talking for bad description, so you will use first person, थर्ड पर्सन एंड देन सेकंड पर्सन। मींस थर्ड पर्सन हमेशा मिड में रहेगा, जस्ट आपने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना है। ठीक है, अगर आपने कोई सेंटेंस में कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो आपने सबसे पहले यू लिखना है। ठीक है, जो आप जिससे बात कर रहे हैं, जो आपका सेकंड पर्सन है, उससे आपने डिफाइन करना स्टार्ट करना है एंड खुद को एंड पे रखना है। लेकिन अगर आप कोई नेगेटिविटी बयान कर रहे हैं और उसमें नेगेटिव काम हो रहा है, तो देन आपने सबसे पहले आई लिखना है। ठीक है, नेगेटिविटी इन सेंस कि सेंटेंस भी नेगेटिव हो, उसका मीनिंग भी नेगेटिव हो। ओके, लाइक हमने झूठ बोला तो ये एक बुराई है। अब हम में कौन कौन है, मैं हूँ, आप हैं, या हमारे साथ कोई और भी है। लाइक हमने 3-4 बंदों का जिक्र किया, तो सबसे पहले मैंने किसका लिखना है, क्योंकि ये बुराई है, बैड डिस्क्रिप्शन है, तो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। ओके, आई यूज करूंगी एंड देन जो भी पर्सन है, लाइक ही, शी, जो भी है, एंड देन लास्ट में यू। और अगर गुड डिस्क्रिप्शन है, हमने घर को साफ किया। ठीक है, अब ये गुड डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें आपने जिससे आप बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन, उससे स्टार्ट लेंगे सेंटेंस का। ठीक है, यू, ही एंड आई क्लीन द हाउस, तो इस तरह से ये सेंटेंस होगा। यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, आई, यू एंड ही आर डिसेंट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? थिंक अबाउट इट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे अच्छाई बयान की हुई है, डिसेंट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखें कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जब अच्छाई बयान करनी है तो हमने आई से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि सेकंड पर्सन से स्टार्ट करना है, यू से स्टार्ट करना है, या जो भी हम आई के अलावा जो पर्सन है उससे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आई नहीं आएगा, यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद आई आएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। एंड सेकंड एग्जांपल, ही, यू एंड आई हैव नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क। ये तो बैड डिस्क्रिप्शन है कि हमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, सो दिस शुड बी स्टार्टेड विद आई। आई के साथ स्टार्ट होना चाहिए था। आई, ही एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड आवर होमवर्क। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रूल ऑफ करेक्शन है, यूज सेल्डम बिफोर राइटिंग वर्ब इन सेंटेंस। अगर हमारे सेंटेंस में हम सेल्डम का वर्ड देख रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में सेल्डम का वर्ड है, तो सेल्डम का वर्ड हमेशा वर्ब से पहले आएगा। तो कहाँ पर आएगा, शी सेल्डम विजिट्स हेयर। ठीक है, सेंटेंस विल बी लाइक देयर, यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, शी सेल्डम विजिट्स हेयर। तो इतना सा सेंटेंस बनेगा, सेल्डम विल बी मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। नेक्स्ट रूल ऑफ करेक्शन, कंटिन्यूस का कोई भी टेंस हो और साथ में टाइम हो तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज बीन और हैव बीन, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन, और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव बीन। तो ये आपने माइंड में रखना है कि अगर कंटिन्यूस है और साथ में टाइम भी गिवन है और सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, ये आपका टेंस के लिहाज से आपने देखना है कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस के, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब देयर। ओके, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब गिवन होता है लेकिन टाइम का जिक्र सेंटेंस के अंदर होता है, लेकिन टाइम के साथ हम सिंस एंड फॉर यूज करते हैं, वो नहीं होता। 2-3 तरह के एरर्स आ सकते हैं इस सेंटेंस में जो कि आपने फाइंड आउट करने होते हैं। तो हैज बीन और हैव बीन अगर नहीं लगा हुआ तो ये सेंटेंस देखें, दे आर टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर मेनी ईयर्स। अब यहाँ पे यू हैव अ हिंट, यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है, साथ में फॉर लिखा हुआ है, इट्स मीन कि टाइम मेंशन है और यहाँ पे कंटिन्यूस भी है, तो इट्स मीन दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूस। और यहाँ पे आर से शो हो रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे दे है तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, तो ये आर यहाँ से हट जाएगा और हैव बीन। सेंटेंस इस तरह से होगा, दे हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर मेनी ईयर्स। अब यहाँ पे ये सेंटेंस इस तरह से भी हो सकता था, एज आई टोल्ड यू कि हैव बीन या हैज बीन लगा होता है, हैड बीन लगा होता है और टाइम भी मेंशन होता है, लेकिन हमारे पास सिंस एंड फॉर जो हमने टाइम को मेंशन करने के लिए ये 2 चीजें होती हैं, ये नहीं होती लगी हुई। ठीक है, तो ये हमने देखना होता है कि सेंटेंस में अगर परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई टेंस है गिवन और उसमें सिंस एंड फॉर नहीं दिया हुआ, बाकी सारी चीजें करेक्ट है, तो हमने सिंस एंड फॉर को देखना होता है कि यहाँ पे सिंस एंड फॉर यूज होगा। ठीक है, सिंस होगा या फॉर होगा, वो आपने सोच के लिखना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर सेंटेंस इस तरह से होता, दे हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज मेनी ईयर्स, या मेनी ईयर्स जो है ना उसके साथ सिंस लगा होता, तो आपने देखना था कि यहाँ पे मैनी ईयर्स कौन से ईयर्स वी डोंट नो, तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया। और अगर यहाँ पे फॉर और सिंस दोनों ना होते तो आपने फॉर लगाना, कि वो ड्यूरेशन जिसका हमें आइडिया नहीं है लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन है, तो वो हमने फॉर लगा के उसको लिखना होता है, मेंशन करना होता है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता होता है, टाइम का एग्जैक्ट टाइम पता होता है, एग्जैक्ट ईयर पता होता है, तो फिर हम सिंस यूज करते हैं। ओके, तो ये दोनों तरह के इसमें आ सकते हैं एरर्स, दोनों तरह की करेक्शन आप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकेंड लास्ट करेक्शन रूल है आज का, if you have word last, ago or yesterday in your sentence, so use simple past tense in that sentence. Okay, must remember these things कि अगर ये तीनों words आपके sentence में आ गए तो आपका sentence simple past tense में होगा। means कि आपने helping verb use नहीं करना, आपने just second form use कर देनी होती है आपके sentence के अंदर। Okay, like this, he has taught me this chapter 10 days ago.
अब यहाँ पे देखें एरर कहाँ पर है, गलती हमारी कहाँ है, ये रही, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, बल्कि व्हाट वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली। ही टॉट मी दिस चैप्टर 10 days ago, बिकॉज द मेन थिंग इज देयर अगो, यहाँ पे अगो है। तो जैसे हम उर्दू में कहते हैं माजी करीब, तो माजी करीब की बात हो रही है, तो सिंपल पास्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, जस्ट सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ही टॉट मी दिस चैप्टर 10 days ago। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क येस्टरडे, कल की बात हो रही है, मैंने कल अपना काम कंप्लीट किया है, तो येस्टरडे इज द हिंट इन दिस पॉइंट। और यहाँ पे येस्टरडे आ गया, अगो या लास्ट आएगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, अगेन सेम रूल, हमने यहाँ पे हैव को कट ऑफ कर देना इस सेंटेंस से। आई कंप्लीटेड माय वर्क येस्टरडे, कंप्लीटेड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो आई कंप्लीटेड माय वर्क येस्टरडे, ओके, सो हैव एंड दिस हैज विल बी कट ऑफ। लास्ट करेक्शन रूल जो कि आज का लास्ट है, बाकी जो है करेक्शन के रूल्स इंशाल्लाह मैं आपको मजीद भी करवाऊंगी, लेकिन ये जस्ट बेसिक कुछ रूल्स थे ताकि आप जो कमिंग एग्जाम है उसके लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो सके आपके इस क्वेश्चन की। तो लास्ट जो करेक्शन का रूल है, इन दिस रूल वी विल कम टू नो अबाउट द यूजिंग ऑफ फ्यूचर टेंस इन 2 sentences। एक ही सेंटेंस के 2 क्लासेस हैं, या एक ही लाइन में अगर 2 दफा फ्यूचर टेंस आ रहा है, सो हाउ वी विल टैकल दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इफ देयर आर 2 फ्यूचर टेंस, सो फर्स्ट सेंटेंस विल बी चेंज्ड इनटू प्रेजेंट टेंस। Like in this sentence, if he will work hard, he will get high marks. Both classes, both parts of the sentences have future tense. So हमने first class में, first part में इस tense को change कर देना into present tense. So sentence will be like this: If he works hard, he will get high marks. Works इसलिए लिखा है क्योंकि जब present indefinite में change होगा तो there will no any helping verb, but हमने s लगाना होता है अगर singular subject हो तो then, okay? So that's why this sentence will be converted into present indefinite tense. So students, these all were the 20 correction rules which are very useful and very important for your exam. So I hope कि आपको ये correction के 20 rules अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। मजीद correction के rules भी हम जरूर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए 20 rules ही काफ़ी हैं। आप इन rules को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें आने वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। So if you like this video and you think that this video is informative and useful for you, so must share it and subscribe this channel. Don't forget to like this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.